सोचिए इससे बदकिस्मत कोई कौम या मुल्क हो सकती है जहाँ रहने वाले आदमी का, जहाँ रहने वाले शहरी का, जहाँ रहने वाले शख्स का सबसे बड़ा ख्वाब ये हो कि मैंने इस मुल्क को छोड़ के जाना है। और तीन किस्म के पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। पहले वो जो कहेंगे चाहे बच्चों को जहर मिला दूध मिले, गंदा पानी मिले, पीने का साफ़ पानी ना हो, स्कूल जाने के लिए ना हो, कोई सेहत की सहूलियात ना हो और आपके पास खाने को रोटी ना हो, जॉब चली जाए, लेकिन फिर भी आपने ये कहना है कि सबसे अजीम मुल्क हमारा है और ख़बरदार कोई शिकायत की। ये कौन है जो आपको इस हुब्बुल वतनी का चूरन बेचते हैं? ये वो हैं जो कि अशराफिया का हिस्सा हैं, जिनकी जागीरें हैं, ज़मीनें हैं, ब्यूरोक्रेसी में नुमाइंदगी है, असल अरबाब इख्तियार फ़ैसला साज ये हैं। तो इनको सूट करता है कि ये आपको इस तरह की हुब्बुल वतनी आपके गले से नीचे ठूंसें, क्योंकि उनको यही सूट करती है कि हर कोई उस निज़ाम से मोहब्बत करे जिसको हम खा रहे हैं दिन ब दिन। ठीक है। दूसरे किस्म के पाकिस्तानी कौन है? जो कि यहाँ से जाना चाहते हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जायदाद बेच रहे हैं, इसके अलावा स्कॉलरशिप्स ढूंढ रहे हैं, वर्क वीज़ा ढूंढ रहे हैं। अभी डाटा के मुताबिक तकरीबन 2 लाख दरख्वास्तें नादरा के बैकलॉग में पड़ी हुई हैं। यानी कि इतने वीज़ों की रिक्वेस्ट आ रही है कि उनसे काम नहीं हो रहा कि मैनेज कैसे करें। तो पहले पाकिस्तानी वो जो कि इस्तेहसाल कर रहे हैं, दूसरे वो जो जाना चाह रहे हैं, तीसरे कौन है जो जा सकते नहीं हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं। ये असल पाकिस्तानी हैं जो कहते हैं कि हम इसीलिए यहाँ पर रह रहे हैं कि अब और कोई चारा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इन 24 करोड़ में से शायद ही कोई 1% आपको मिले ऐसी जो कि विलफुली अपनी नीयत से यहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा कोई रीज़न बची नहीं है। 24 करोड़ को अगर वीज़े मिल जाए ना यूरोप जाने के, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाने के, तो शायद पूरा मुल्क ही खाली हो जाए, क्योंकि आपने निज़ाम ही ऐसा बनाया है जहाँ पे एक आम इंसान का रहना तकरीबन इम्पॉसिबल हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर तकरीबन 31% यूथ, डाटा कोट कर रहा हूँ, अनएम्प्लॉयड है। 31% आपकी नौजवानों की आबादी के पास डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं है। इसके अलावा स्कूलों से 2.5 करोड़ बच्चा, द सेकंड वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिहाज से, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर फिर रहा है। और आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ये 2.5 करोड़ क्या करेगा इसका अंदाज़ा ख़ुद लगा लीजिए। ठीक है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 70 लाख नौकरियां लोगों की चली गई। 70 लाख पीपल गॉट अनएम्प्लॉयड रिसेंटली। ठीक है। पाकिस्तान के अमीर तरीन 5% लोग पाकिस्तान की 2/3 ज़रई ज़मीन को ओन करते हैं। 2/3 ज़रई ज़मीन के मालिक 5% लोग हैं, बाकी 95% लोग उनके ग़ुलाम हैं। इसीलिए यहाँ से भागने का दिल करता है। ठीक है। इसके अलावा जो रिसेंटली अभी सैलाब आया उसमें 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन हमारे पास तो 1 अरब नहीं आ रहा IMF का। इन हालात के अंदर जब आप फैसला करते हैं बाहर जाने का, तो फिर उस फैसले का रिज़ल्ट क्या होता है, ज़रा इस पर बात करते हैं। अभी रिसेंटली ग्रीस के अंदर जो वाक़या हुआ है उस पर आज बात करनी है। और वो वाक़या ये हुआ है कि कश्ती के अंदर, वो कश्ती जिसमें मछलियाँ पकड़ते हैं, ट्रॉलर, उसमें भेड़ बकरियों की तरह छोटे छोटे कैबिन्स में औरतों और बच्चों को बंद करके पाकिस्तानियों को सबसे निचली सतह पे उस कश्ती के ठहराया गया, क्योंकि ऊपर इजिप्शियंस थे, सीरियंस थे। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा ग़ुलाम कौम कौन सी है, उनको नीचे रखें। और ग़ुलामी का किस तरह से अंदाज़ा होता है कि वो कौमें जिनकी हुकूमतें उनके पीछे नहीं, उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं। ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये कोई अमेरिका तो है नहीं कि रेमंड डेविस जैसा कातिल यहाँ पे आके 2 अफसरान को मार के जेल के अंदर ये मुतालबा करेगा मुझे मैकडोनल्ड से बर्गर ला के दो, और वो प्रोवाइड किया जाएगा उसको, और फिर जहाज़ पे बिठा के बाय बाय किया जाएगा, क्योंकि वो है अमेरिका जो अपने क्रिमिनल्स को भी ओन करता है। और ये है पाकिस्तान जहाँ के मुशर्रफ साहब ने 4000 पाकिस्तानियों को पैसे लेके उनके हवाले कर दिया था। तो क्या ये कौम खड़ी होगी अपने लोगों के लिए? नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे नीचे उनको बंद किया, वो जहाज़ डूबा और 100 पाकिस्तानियों की कैजुअल्टीज़ इस वक्त तक तकरीबन रिपोर्ट हो चुकी हैं कि 100 की जान जा चुकी है, बाकी 300 भी लापता हैं। और समुंदर में लापता जो होता है उसका क्या रिज़ल्ट है आपको मालूम है। तो बाय दी एस्टिमेशन 400 पाकिस्तानियों की जान गई है ग्रीस के साहिल के करीब कश्ती डूबने से, जो कि पाकिस्तान से ज़िंदा भाग का नारा बुलंद करके यूरोप के साहिलों पर लैंड होने की कोशिश कर रहे थे अपनी बीवी बच्चों के साथ। और ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? इल्लीगली यहाँ पर जो एजेंट्स हैं जिनका सर्कल सबको मालूम है, पंजाब के 6 अजला में 90% लोग ये डंकी लगा के बाहर भागते हैं। हर एक को पता है, हुकूमत को नहीं पता। ठीक है। 100 अफराद गुजरावाला से गए हैं अभी इस वाक़े में जो रिपोर्ट हो रहे हैं, किसी को नहीं पता कि किसने पकड़ना है उनको, क्योंकि वो खुद ये जो क्राइम का सर्कल है ये इतना बड़ा है कि इस पर हाथ डालते हुए जान जाती है। ठीक है।
तो होता इस तरह से है कि एजेंटों को एक आदमी तकरीबन 20 लाख रुपए ऑन एवरेज अदा करके, किसी ने उधार पकड़ा, किसी ने कोई अपनी जमा पूंजी वो उनके हवाले की, किसी ने घर बेचा, किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने सोना अपना जेवरात बेच दिए घर वालों के, और उसके बाद गए यहाँ से दुबई, दुबई से लीबिया, लीबिया का वीज़ा उनके पास था, लीबिया पहुँचे, वहाँ से मिस्र पहुँचे, वहाँ से शिप पे बैठ के लीबिया से शिप पे ये सफ़र का आगाज़ होता है। और शिप का हाल ये था कि वो बोसीदा कश्ती थी मछलियाँ पकड़ने वाली, जिसमें लाइफ जैकेट भी मौजूद नहीं थी। और इस वाक़े से 3 रोज़ पहले उसका इंजन बंद हो गया। बार बार इंजन शुरू करने की कोशिश की गई, वो स्टार्ट नहीं हुआ। और इस वाक़े के, कश्ती डूबने के वाक़े से पहले ही लोग प्यास से मरने लगे। आसपास से 2-3 कश्तियाँ गुजरी, उन्होंने पानी की बोतलें फेंकी, उस पर लड़ाई हो गई। ये हाल था वहाँ पे। सोचिए आपके ख़ानदान को एक पानी की बोतल के लिए मरना पड़े। तो जो शख्स जिसको रेस्क्यू किया गया, जिसका नाम राना है, जिसका इंटरव्यू बीबीसी में पब्लिश हुआ है, उसने ये बताया है कि मैंने अपने सामने अपने बीवी और बच्चे को डूबते हुए देखा है, क्योंकि उनको निचले कैबिन में बंद किया हुआ था। मैं छलांग मार के बाहर आया, लेकिन जहाज़ मेरे सामने डूब गया। सोचिए, रखें अपने ऊपर ज़रा इस सिचुएशन को और आइडिया लगाएं कि क्या हाल होगा। 100 बच्चे थे इस शिप के ऊपर, एक बच्चा भी बचा नहीं है, जिसमें इन्फेंट भी थे और 6-6 माह के 1-1 साल के बच्चे भी थे। बेहतर मुस्तकबिल के लिए माँ बाप लेकर गए साथ वहाँ पे, कुछ नहीं हो सका उनका। ठीक है, इसके साथ साथ जो सर्वाइवर्स हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि 48 घंटे में एक बार एक रोटी का टुकड़ा वो दिया करते थे जहाज़ के ऊपर, और अगर शोर करो तो छड़ियाँ मारते थे। पाकिस्तानियों को जहाज़ के ऊपर वाले हिस्से में आने की कोशिश करना इतना महंगा पड़ा कि उस पर भी मार पड़ी उनको कि तुम नीचे रहोगे। सबसे पहले वो डूबे, जो इजिप्शियंस और सीरियन ऊपर थे वो बच गए कुछ हद तक। इसके साथ साथ जो कोस्ट गार्ड थे, जब वो ग्रीस के साहिल पे पहुंचे, क्योंकि ये शिप जा रहा था इटली, इलीगली इटली पहुंचाना था, उसके लिए पैसे पकड़े हुए थे, तो ग्रीस के साहिल पे जो कोस्ट गार्ड्स थे उन्होंने 7 घंटे इस शिप को वहाँ खड़ा रखा और कहा कि मरो यहाँ हमारे सामने। तुम लोगों भेड़ बकरियाँ, इसलिए तुम्हारा मुकद्दर मरना है। तुम लोग किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से नहीं आए, इसलिए तुम्हें मार भी दिया तो हमारा क्या जाएगा। आप कौन सा यूएन में हमारे खिलाफ वीटो कर सकते हैं, ताकत तो है नहीं आपके पास। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं कि हमारा कल्चर बहुत अजीम है, मगरब का निज़ाम बर्बाद हो चुका है, वहाँ फाशी बढ़ गई है, फैमिली सिस्टम तबाह हो गया है, लेकिन खाने को रोटी नहीं है। सिर्फ आइडियोलॉजी है, सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी ठूंसी जाती है आपके और मेरे दिमागों के अंदर, और बताते हैं कि इससे ज़्यादा अज़मत का निज़ाम ही कहीं नहीं है जो हमारा है, और मगरब से ज़्यादा हकीर सिस्टम ही कोई नहीं है, लेकिन उसी के वीज़े के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या बताता है आपको ये? बताता ये है कि आपको जान के उस निज़ाम से नफ़रत करवाई जा रही है, इसीलिए कि कहीं आप भी इंसान के बच्चे ना बन जाएं। इसीलिए कि ये जो दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं 5% की, ये ख़त्म ना हो जाएं। तो फिर आपको इस्लामिक टच के ज़रिए ब्रेन वॉश कर करके ये बताया जाता है कि इस निज़ाम से बेहतरीन और कोई भी नहीं है। उसमें कोई वेलफेयर की डिस्कशन नहीं करने देते आपको, ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं करने देते कि रियासत की नज़र में तमाम शहरियों के हकूक़ गारंटी किए जाएँ। नहीं, सिर्फ ये बताया जाता है कि चूंकि आपकी आइडियोलॉजी सेफ है, इसीलिए यहाँ रह के मरना आप पे फ़र्ज़ है। तो वो ग्रीस के जो गार्ड्स थे, कोस्ट गार्ड्स, उन्होंने 7 घंटे कश्ती को वहाँ रखा। अब वो झूठ बोल रहे हैं कि हमसे अपील नहीं की गई मदद की। कौन अपील नहीं करेगा इस जहाज़ में जहाँ पर पानी पीने को नहीं है? और ग्रीस के अंदर हज़ारों लोग अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि आपने बंदे मारे हैं। पाकिस्तान में एहतजाज नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ तब एहतजाज होता है जब कोई ग्रेट लीडर एक रात के लिए अरेस्ट हो जाए। मीडिया में क्या डिबेट हो रही है कि सेनेट में बिल पास हो गया कि चेयरमैन सेनेट को तनख्वाह को बढ़ाया जाए, एक तो नंबर 1। दूसरा ये कि अगर वो अपने घर में रहता है तो उसको महीने का 2.5 लाख रुपया पाकिस्तान की आवाम की जेब से दिया जाए कि तेरी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने अपने घर को छोड़ के, स्टेट के घर को छोड़ के अपने घर में जाने को तरजीह दी। तो 2.5 लाख रुपया महीने का उसको मिलेगा मेंटेनेंस का। ये बिल पास हुआ, ये टीवी पे डिबेट हो रही है। और वहाँ पर अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं, तो 7 घंटे उन्होंने वहाँ पर बांध के मारा लोगों को जान के। इसके बाद कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती को रस्सी से बांध के खींचना शुरू किया टो करने के लिए, और वो उलट गई और फिर इन लोगों की जानें गईं। और कोई जवाब नहीं लेगा उनसे अब, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है इतनी। हम सिर्फ यहाँ बातें कर सकते हैं कि हर चीज़ में टॉप पे हैं, सबसे आगे हैं, सबसे बेहतरीन हैं। बाहर जाएं तो कोई हाथ नहीं मिलाता हमसे, 1 अरब के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं।
तो वहाँ पर इस तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड मैस मर्डर किया है उन अथॉरिटीज़ ने, ठीक है। बेशक ये इलीगल था, लेकिन आप अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दें उन लोगों को, इस तरीके से मारना। और यूरोप को ये भी भूल जाता है कि उन्होंने इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, अब तो खैर ब्रिटेन हिस्सा नहीं है ईयू का, लेकिन जो बरतानिया ने यहाँ पर साम्राज्य का निज़ाम कायम किया जिसमें 40 से 45 खरब डॉलर की मादनियात और दीगर वसाइल लूट कर ले गए, तो अब अगर यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं तो कंपनसेट क्यों नहीं करते उनको? करो। अब आपका निज़ाम तो उस स्लेवरी और उस हर चीज़ के ऊपर खड़ा हुआ है किसी हद तक, तो अब उनको वो याद नहीं रहता क्योंकि हम उनके मुकाबला करने की सलाहियत खो बैठे ना। हमने तो ये कहा कि हमने बनना ही नहीं है इस निज़ाम की तरह, हमने मुकाबला करना ही नहीं है, हमने तो कहीं और जाके रिवॉर्ड लेना है, इस दुनिया में लेना ही नहीं है। तो खैर ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, वो इसलिए कि भारत सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप था इमिग्रेंट्स का जो कि इलीगली यूके में एंटर होते हैं 2022 में, अकॉर्डिंग टू द यूके गवर्नमेंट। अफ़गानिस्तान नंबर 1 पे था। पाकिस्तान से हर साल 40,000 शहरी, दोबारा सुने, 40,000 पाकिस्तानीज़ एवरी सिंगल ईयर इलीगली यूरोप में एंटर होते हैं तुर्की और ईरान के थ्रू। ईरान से जाते हैं, तुर्की से, और फिर आगे पहुंचते हैं। 40,000। क्या हुकूमत को पता नहीं है कि ये लोग जा रहे हैं? सब मालूम है। हर किसी का अपना अपना शेयर होता है, नहीं रोकते उसको। हर किसी के अपने अपने वसाइल बटे हुए हैं बीच में। तो इस सारे सिस्टम से हमने क्या सीखा कि ये लोग क्यों जाने पर मजबूर हुए? 25 लाख जिसके पास मौजूद है वो शायद गरीब ना हो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके 10-10 लोग एक ख़ानदान के गए, जिन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपया कलेक्टिवली दिया। इसका मतलब है वो गरीब लोग नहीं हैं। उन लोगों को ये मालूम है कि हमारे पास चाहे करोड़ों रुपए हों, हमारे पास गाड़ियाँ भी अगर हों, घर भी अपना हो, तो फिर भी यहाँ मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि यहाँ निज़ाम नहीं है, यहाँ लॉ नहीं है। और वो जॉन लॉक कहता है ना कि वेयर लॉ एंड्स टिरनी बिगिंस, जहाँ पर कानून ख़त्म होता है वहाँ से जबर का निज़ाम शुरू होता है। और यहाँ पर माइट इज़ राइट है। सिर्फ नहीं मालूम पड़ेगा कि आपके बच्चे को कौन उठा के ले गया किस गाड़ी के अंदर, नहीं इल्म होगा कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मालूम होगा कि मेरे प्लॉट पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया तो उसे छुड़वाएगा कौन। इसीलिए इस निज़ाम से जो मायूसी है वो सिर्फ गरीब को नहीं है, अब मिडिल क्लास को भी है, क्योंकि वो ये कहता है कि यहाँ पे रहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करना। इसीलिए वो बाहर जाके डंकी लगा के इन साइलों पे मर रहा है। अभी चंद महीने पहले फरवरी में भी ये वाक़या पेश आया था जिसमें 64 लोग मरे थे। उसमें भी यही हुआ कि एक हॉकी प्लेयर पाकिस्तान की अकम्पलिश्ड, शाहिदा जिसका नाम था, वो भी उनमें से शामिल थी जो अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए जाना चाह रही थी, उसकी भी जान चली गई। तो आम आदमी का क्या हाल होगा सोचें। तो ये चीज़ आपको ये बताती है कि ये वो रियासत है जिसने अपने शहरी के अलावा हर चीज़ का ख्याल किया। और इसका हल ये है कि आप इंटरनेशनल जो रिफॉर्म है वो तो चलो होनी ही होनी है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, ह्यूमन स्मगलर्स की, लेकिन इस नेटवर्क को तोड़ना खाली हल नहीं है। एजेंट के पास कोई जाता क्यों है, ये सवाल करें। एजेंट ख़त्म कर दिया आपने, ठीक है, उसको उठा लिया, FIA कह रही है, झंडे लगा दिए, कार्रवाइयाँ कर दी, लेकिन उसके पास जाने को मजबूर क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि यहाँ पे आपने एक ऐसी रियासत तश्कील दी है जो सिर्फ़ और सिर्फ अशराफिया के लिए है, जो 18 अरब डॉलर एलीट कैप्चर के अंदर हमारी जेबों से निकाल लेते हैं और मिलता कुछ भी नहीं है। वापस क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो आने वाली नस्लों में से 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूल से बाहर फिर रहा है, उसमें से मोस्टली बच्चे इसी तरह से इलीगली यूरोप जाने के लिए जाने दे सकते हैं। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। ये ख़त्म सिर्फ ट्रेंड तब होने वाला है, बहुत से लोग कहेंगे ना कि इसके बाद नहीं होगा, ज़रूर होगा। 40,000 पाकिस्तानी जा रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि चलो 40,000 में से अगर 300 मर भी गए तो बाकी तो पहुंच गए ना, जान तो छूटी यहाँ से, इस जेल से। तो इससे बचने के लिए सिर्फ एक तरीका है कि आप ह्यूमनिस्ट रियासत बनाएं। आप आम आदमी की बहाली और उसकी खुशहाली के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए हुकूमत तश्कील दें, ना कि उसको मारने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसके बच्चों से तालीम छीनने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि मुफ्त तालीम फ़राहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और यहाँ पे ये डिबेट चल रही है कि वज़ीर आज़म तू बन जा, चेयरमैन PCB मैं बन जाता हूँ, इलेक्शन को इतना डिले कर लेते हैं, उसको साइड पे कर लेते हैं। कर लो साइड पे, क्या मिलेगा उससे? कुछ भी नहीं।
तो इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपने शहरी की जो वेलफेयर है उसके बारे में सोचें, कदगने लगाना बंद कर दें। इसके अलावा उन कौमों से सीखें जहाँ जाने के लिए आपके अपने शहरी मर रहे हैं। उनकी नफ़रत ना फैलाएं आवाम के अंदर कि ये बुरा तरीन निज़ाम है और वहाँ पे फाशी फैल गई है। उनको ये बात बताएं कि किस तरह से सफ़े अव्वल की अक़वाम में खड़े होना है आके। आपकी आइडियोलॉजी सिर्फ तब काम करेगी जब ताकत होगी आपके पास। ताकत रेवेन्यू से आती है, और रेवेन्यू कहाँ से आता है? एक अमन पसंद रियासत बनाने से, जहाँ गली गली में धमाके हों, जहाँ ड्रोन अटैक्स हो रहे हों, लैंड माइन्स बिछी हों, मैस ऑपरेशंस हो रहे हों, एबडक्शंस हो रही हों, वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट बेवकूफ़ी करेगा। इसीलिए उन कौमों से सीखें जहाँ जाने के लिए लोगों को अपनी जानें देनी पड़ रही हैं। उनसे सीख के उनको ज्वाइन करके तरक्की हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। और वो किस तरह होगी? तालीम याफ्ता बनाने से अपने बच्चों को। ये 20-20, 25-25 लाख जो लोगों ने एजेंट्स को दिया है, अगर उनको स्किल दिया होता तो वो अमेज़ॉन पे या दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट करके इसका करोड़ कर सकते थे, क्वाड्रुपल कर लेते इस इन्वेस्टमेंट को। लेकिन आता नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने स्किल नहीं दिया। आपका तो ध्यान सिर्फ उस तरफ है कि कौन बाजार में जाके फट सकता है, बस। आम नौजवान जिसके हाथ में डिग्री है उसके पास कितनी बड़ी मायूसी है, इसका तो इल्म नहीं है आपको। कोई एक इंजीनियर बता दें पाकिस्तान में जो एक बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से भी होके आ जाए और उसको कोई उम्मीद हो नौकरी मिलने की, तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे सबसे तालीम याफ्ता जो है वो सबसे पहले भाग रहा है बाहर। सबसे बड़ा रेशो जो है मुल्क से बाहर जाने वालों का, स्किल्ड लोगों की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स का है। क्योंकि जिस तरह अभी लाहौर के एक अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर का स्कल फ्रैक्चर कर दिया, मार मार के खून निकाल दिया उसका। इस रियासत में रहने का शौक़ होगा उनको, जो सारी ज़िंदगी पढ़ पढ़ के टॉप कर करके मर गया बच्चा। तो ऐसी स्टेट्स जो कि टैलेंट को रिस्पेक्ट नहीं करती, जो कहती हैं कि बाहर जाओ, डॉलर भेजो और इसी से हम इकॉनमी चलाएंगे। अभी रिसेंटली एक सियासी लीडर साहब ने विज़न दिया है कि अमेरिकन डॉक्टर्स जो पाकिस्तान से गए हुए हैं, पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर्स, उनके पास 20 अरब डॉलर हैं, मैं उनकी जेब से पैसे निकाल के वापस ले आऊँगा, ये मेरा इकनॉमिक प्लान है। तालियाँ। जिस हुकूमतों का ये विज़न हो कि वो सिर्फ बाहर बैठे पाकिस्तानी की जेब से डॉलर निकाल के यहाँ ला के पूरा मुल्क चलाना चाह रहा है, कैसी भिखारी ज़हनियत है ये। तो उनका हाल क्या होगा आप खुद सोच लें। तो रेमिटेंस बेस्ड इकॉनमी को चेंज करें, ठीक है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को स्किल प्रोवाइड करें, मज़दूर बाहर एक्सपोर्ट करना बंद करें, एजेंट्स को गिरफ़्तार करें। आने वाली नस्लों में से जो बच्चे 2.5 करोड़ सड़कों पे फिर रहे हैं, इनको स्कूल में वापस लेके आएँ। शुरलियाँ पटाखे ख़रीदने पे मज़ीद पैसे लगाना बंद करें और एक ऐसी रियासत तश्कील दें जहाँ हर शहरी को बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन बराबरी के हकूक़ दिए जाएं। उसके बाद ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।